नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट भर्ती 2021 हेतु हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 20 हल करेंगे। पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं, तो देखिएगा एक एक प्रश्न को अच्छे से, और 30 प्रश्न आपको बेहतर लगने वाले हैं। जैसा कि रोजाना हिंदी का एक पेपर आ रहा है, तो हिंदी के पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो आपके पास 30-32 दिन जो ये बचे हुए हैं, 30-32 भी नहीं कहूँगा, यूँ मानो 20-25 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि लास्ट के दिनों में तो आप तैयारी कर ही नहीं पाओगे अच्छी तरह से। तो साथियों, अच्छे से करिएगा अपनी तैयारी, लगातार आपके पास ये टेस्ट आएंगे। और देखिएगा, अभी कम टेस्ट आने की वजह मैं आपको साफ बता दूंगा कि भाई मेरे अभी एमए के पेपर आ गए साथियों, ठीक है। तो एमए के पेपर आने के कारण मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, इधर यूट्यूब का मेंटेनेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, सारा काम पूरा इस टाइम पे डिसमिस चल रहा है मेरे पूर्ण रूप से। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि कम से कम 2 टेस्ट तो आपके लिए लेकर ही आऊँ। तो वैसे रोज़ाना 2 टेस्ट तो लेकर आ ही रहा हूँ, लेकिन अब आपके माइंड में भी ये चलता होगा कि यार लास्ट में जाके सर टेस्ट कम बना रहे हैं, एक एक दो दो टेस्ट दे रहे हैं, लास्ट में तो 3-4 टेस्ट रोज होने चाहिए। टारगेट तो मेरा रोज का एक मेगा टेस्ट का था, लेकिन मेगा टेस्ट के अब तो 2-2 टेस्ट बनाना बहुत भारी हो रहा है साथियों। तो फिर भी कोशिश रहेगी आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर तैयारी करवाऊँ लास्ट के टाइम में भी, और अच्छे से जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू कर। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? धनी, अच्छाई, थकावट और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा। साथियों, थकावट शब्द थकना से बना है जो कि क्रिया है, लेकिन थकावट एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अच्छा शब्द एक विशेषण है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगने के बाद में ये एक अच्छा ही शब्द बना है और ये भी एक संज्ञा है। धनी, साथियों धनी शब्द संज्ञा नहीं है, बल्कि धनी शब्द क्या है, एक विशेषण शब्द है। तो फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे साथियों। देखो प्रश्न संख्या 2 पे हम आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? चित्र पठन विधि पर, संवाद पठन विधि पर, नाटक पठन विधि पर और कविता पठन विधि पर। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो और पढ़ो विधि, पढ़ो किस विधि पर आधारित है? तो देख करके किस में पढ़ा जाता है साथियों? चित्र पठन ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक आम का चित्र बनाऊंगा, बहुत ही खराब बन सकता है, ठीक है। तो ये एक आम का चित्र है। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? आम। क्या लिखा हुआ है? आम। छात्र को ये चित्र दिखाया जाता है और नीचे कि भाई ये बेटा ये है आम, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षण कराएंगे, तो वो होती है चित्र पठन विधि। विकल्प 1 सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके, वह शब्द बताइए जो कि बादल का पर्यायी है। सौदामिनी, जलज, ददीसार और धाराधर। देखो यहाँ पर 3 विकल्प तो ऐसे हैं जो बादल के पर्याय में नहीं आते हैं, लेकिन एक विकल्प यहाँ पर है जो कि बादल का पर्यायवाची है साथियों। तो प्रश्न संख्या 3 में देखो, सौदामिनी, सौदामिनी यहाँ बादल का पर्याय नहीं है, जलज भी नहीं है साथियों, ददीसार भी नहीं है, बल्कि जो धाराधर शब्द है ये यहाँ पर बादल का पर्यायी है। तो चौथा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 4 को। विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है। यह परंपरागत मापन से इतर बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है। इससे बालक की विषयगत कमजोरी को आसानी से पहचान सकते हैं और यह स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है। तो देखो जो CCE, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो इसलिए आवश्यक माना जाता है साथियों क्योंकि यह परंपरागत मापन से इतर बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है। क्योंकि पहले जो मापन किया जाता था वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का ही मापन करते थे और उसी को सबसे बेस्ट मानते थे, उसके अलावा कुछ भी जानने की कोशिश भी नहीं की जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसमें साथियों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन करके उसकी जो सर्वांगीण उपलब्धियां हैं उसको महत्व दिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो पांचवा क्वेश्चन है, परमाणु शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो देखो जो परमाणु शब्द है
इसका अगर आप समास विग्रह कर लेते हो तो आसानी से समास इसका पकड़ लोगे कि भाई इसमें कौन सा समास आंसर होगा। तो मित्रों इसमें द्वंद्व समास नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, अव्ययीभाव भी नहीं है। इसका राइट आंसर है परमाणु शब्द में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय, क्योंकि परम है जो अणु, ठीक है, वो क्या कहलाता है? परमाणु। साथियों यहाँ पर अणु की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो आपके छठा क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए? अनुकरण का सिद्धांत, उपयुक्त क्रम का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो सपोज कीजिए आप एक अध्यापक है, बनने ही वाले हो अब। तो देखो, अच्छे आदर्श यदि आप प्रस्तुत करते हो तो उसका जो आधार सिद्धांत है वो क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 6 में जो सही आंसर है मित्रों वो रहेगा अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक जो है उसको छात्र देखता है, छात्र उसके कार्यों का अनुकरण करता है। अगर अध्यापक अच्छे कार्य करता है, आदर्शी रूप में कार्य करता है, तो साथियों छात्र उसका अनुकरण करेंगे और वो भी बिल्कुल अच्छा कार्य करेंगे अपने जीवन में। तो इस प्रकार अनुकरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है आपके, कक्षा का बुद्धिमान बालक रमेश किताब जल्दी पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। बुद्धिमान बालक रमेश, कक्षा का बुद्धिमान बालक रमेश किताब जल्दी पढ़ता है और कक्षा का बुद्धिमान बालक रमेश। तो ये 4 विकल्प है। देखो, उद्देश्य के विस्तार की बात की जाती है जब भी, उद्देश्य मतलब कर्ता का विस्तार होता है साथियों। जो कर्ता का विस्तार होता है उसका मतलब होता है जो उद्देश्य या कर्ता के पूर्व का जो कथन है, पूर्व मतलब जो पहले का कथन है, उसको ही हम उद्देश्य या कर्ता का विस्तार कहते हैं। तो यह कर्ता क्या है? रमेश है साथियों। रमेश के पूर्व जो वाक्य है कक्षा का बुद्धिमान बालक, ये यहाँ पर रमेश मतलब उद्देश्य या कर्ता का विस्तार होगा। तो कक्षा का बुद्धिमान बालक किस विकल्प में है? दूसरे विकल्प में। सेकंड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। 8वां क्वेश्चन, हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हस्तकौशलों का यदि आपको मूल्यांकन करना है, इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देंगे। मौखिक रूप से यदि हम कोई परीक्षा लेते हैं तो उसमें हस्तकौशलों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। 2 विकल्प बचे हैं, या तो लिखित परीक्षा होगी या रचनात्मक परीक्षा होगी। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपके रचनात्मक परीक्षा, क्योंकि रचनात्मक में कुछ नई चीज़ें बनाई जाती है। अब बनाएंगे तो ऐसे थोड़ी कि बोल के बना देंगे, हाथों के माध्यम से कुछ क्रिया तो करेंगे साथियों। तो इस प्रकार से रचनात्मक परीक्षा के द्वारा आप हस्तकौशलों का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें दूसरा विकल्प सही है, लेकिन मित्रों अगर दूसरा नहीं होता, मतलब तीसरा विकल्प नहीं होता तो फिर दूसरा हो सकता था, लेकिन दूसरा उतना सही नहीं है जितना तीसरा सही है। तो हम तीसरे विकल्प को महत्व देंगे और तीसरा ही यहाँ पर बिल्कुल सटीक आपका आंसर रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 है, काल की दृष्टि से असंगत है। मोहन ने किताब पढ़ी है आसन्न भूतकाल, मैं जयपुर गया था पूर्ण भूतकाल, श्याम किताब पढ़ता है तात्कालिक वर्तमान काल, राजस्थान में कई लड़ाइयाँ हुई होंगी संदिग्ध भूतकाल। देखो, काल की दृष्टि से असंगत आपको देखना है तो देख लेते हैं विकल्पों को। मोहन ने किताब पढ़ी है, पढ़ ली है मतलब भूतकाल, और साथियों भूतकाल में भी पढ़ी है, गया है, खाया है, इस प्रकार से खेला है, इस प्रकार जो वाक्य लास्ट में होते हैं तो वो आसन भूतकाल में ही आते हैं। ये तो सही है। मैं जयपुर गया था मतलब काम कंप्लीट हो गया है साथियों, बिल्कुल ये पूर्ण भूतकाल में रहेगा। श्याम किताब पढ़ता है मतलब वर्तमान की बात है, तो तत्कालिक का मतलब जहाँ पर क्रिया वर्तमान में भी जारी हो, जारी मतलब चल रही हो, वो होता है तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन श्याम किताब पढ़ता है ये तत्कालिक का नहीं है, बल्कि ये तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका है? सामान्य वर्तमान काल का। तो विकल्प नंबर आपका 3 जो है वो काल की दृष्टि से असंगत है और ये आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी राजस्थान में कई लड़ाइयाँ हुई होंगी मतलब संदेह है हमें उस पर, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत चला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? वर्तनी संबंधी दोष,
उच्चारण संबंधित दोष, सीखने में मंदता और लेखन संबंधी अशुद्धियाँ। तो देखो, जब हम निरंतर मौन वाचन करते हैं मतलब लगातार, उससे क्या होता है साथियों, वर्तनी संबंधी दोष, सीखने में मंदता या लेखन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं, बल्कि उससे हम बोल नहीं रहे हैं तो फिर उच्चारण संबंधित दोष आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि मन ही मन पढ़ रहे हैं लेकिन उच्चारण तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लगातार ऐसी क्रिया होती है, तो जब हम उन शब्दों को उच्चारित करेंगे तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है। इसलिए आपके दूसरा विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ सेकंड विकल्प राइट रहेगा। तो 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं बदलता है? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द। तो देखो, ये जो चार है, चारों ही विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में जो नहीं बदलेगा साथियों, उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर है आपके 11वें क्वेश्चन में सर्वनाम शब्द। कैसे? उदाहरण बताता हूँ। संज्ञा, जैसे एक शब्द है लड़का, तो इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? लड़की। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका? लड़की हो जाएगा। तो ये तो बदल गया, संज्ञा शब्द तो बदल गए, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। क्रिया, जाता है मतलब किसी पुल्लिंग की बात की जा रही है, और जाती है तो मतलब स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, तो ये भी बदल गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। विशेषण, अच्छा एक विशेषण शब्द है, और इसका अच्छी, साथियों अच्छी यहाँ पर विशेषण बदल गया ये भी, तो ये भी बदल जाता है। लेकिन सर्वनाम, जैसे मैं खा रहा हूँ या वह जा रहा है, मैं खा रही हूँ, वह जा रहे हैं, जा रही है, लेकिन वह शब्द, मैं शब्द इत्यादि बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे साथियों। तो इस प्रकार आपके सर्वनाम जो शब्द है वो ही आपका राइट आंसर रहेगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लगभग ये नहीं बदलते, कई जगह बदल सकते हैं बट अधिकतर जगह नहीं बदलते हैं। मतलब डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, रीट लगाए तो फिर सारा ही जो ऑप्शन, सारे ऑप्शन है वो गलत माने जा सकते हैं, बट आपको तो क्या करना है, फर्स्ट चॉइस देखनी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे साथियों। तो 12वां क्वेश्चन, वाचन संबंधी दोष और उनके परिवार पर किसने प्रयोग किए? मेंजिल, ब्रेकनेर, मोंटेसरी और मन। तो देखो, उनके परिवार नहीं, उनके उपचार है ये, है ना। जल्दी में देखो, उच्चारण संबंधी दोष हो गया। मन ही मन पढ़ता हूँ, बोलता कम हूँ जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बाकी मन ही मन में पढ़ता हूँ, तो ये उच्चारण संबंधी दोष मेरे अंदर भी आ गया साथियों। ठीक है, तो देखो, वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर जो प्रयोग किए गए थे वो ब्रेकनेर के द्वारा किए गए थे साथियों। किसके द्वारा? ब्रेकनेर ने प्रयोग किए थे ये। सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। कीमत का बहुवचन होगा कीमती, कीमतों, कीमतों और कीमत। तो देखो, कीमत शब्द का यदि हम बहुवचन बनाते हैं तो कीमत का कीमत तो रहेगा ही नहीं। कीमती शब्द कोई बहुवचन नहीं है साथियों, ये तो विशेषता है। ठीक है, कीमतों ये या ये वाला, तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2, कीमतों। इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध रूप, ये गलत है। ठीक है, सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो 14वां क्वेश्चन है, खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन पियाजे, हेनरी कोल्डवेल कुक, मैडम मारिया मोंटेसरी और विलियम वुंट। तो जो खेल विधि का एक सिद्धांत आता है साम्यान्वेषण का सिद्धांत, साथियों इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है जीन पियाजे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 14वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो आपके 15वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा आपके 15वां क्वेश्चन। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो जो एक मुहावरा आता है अंडे का शहजादा, साथियों ये जो मुहावरा है इसका जो अर्थ लिया जाता है उसको आपको बताना है। तो भाई कौन सा विकल्प आपका सही है प्रश्न 15 में, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। अंडे का शहजादा अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति। आजकल जिसके पास पैसा होता है उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाती है, भले वो अंडे का शहजादा ही क्यों ना हो, मतलब भले वो अनुभवहीन ही क्यों ना हो। इस प्रकार से इस मुहावरे का प्रयोग कई जगह पर किया जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। तो आपके 16वां क्वेश्चन, पहली कक्षा में, पहली मतलब फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है, भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना भी, शब्द लिखना भी, अक्षर बनाना भी और चित्र बनाना भी। तो देखो, जब हम कक्षा 1 में बच्चे प्रवेश करते हैं तो हम उनको वाक्य भी लिखवाते हैं,
ठीक है, शब्द भी लिखवाते हैं, अक्षर भी बनवाते हैं, चित्र भी बनाते हैं, लेकिन भी लिखना के अंतर्गत आता है। मतलब वाक्य लिखना तो बिल्कुल लिखना के अंतर्गत ही आएगा, शब्द लिखना लिखना के अंतर्गत आएगा, अक्षर बनाना लिखना के अंतर्गत, लेकिन चित्र बनाना, जो छोटे छोटे बालक चित्र बनाते हैं तो साथियों इस प्रकार ये गोले बना रखे हैं, तो ये चीज़ें भी लिखने के अंतर्गत ली जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। 17वां क्वेश्चन है साथियों, मनः प्लस चिकित्सक से बनने वाला संधि युक्त शब्द होगा मनोचिकित्सक, मनश्चिकित्सक, मनस और इनमें से सभी। तो देखो आपने शब्द पढ़ा होगा मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, लेकिन शब्द है मनः प्लस चिकित्सक, वहाँ व आगे था, यहाँ च आगे है। तो साथियों मनः प्लस चिकित्सक का जो संधियुक्त शब्द बनेगा वो रहेगा मनश्चिकित्सक। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। शेष अंक वाला, ठीक है, यहाँ पर स सरोता वाला गलत है, मनोचिकित्सक नहीं होता है, मनश्चिकित्सक होता है शुद्ध शब्द। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 18 की ओर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद में एक और वीडियो आपके आज ही आ रहा है। देखिए इतने ज़्यादा काम है जिसकी कोई हद नहीं है। एमए के पेपर आ चुके हैं, कोविड में ड्यूटी लगी हुई है, उसके बाद में यूट्यूब पे टाइपिंग के लिए, फिर उसके बाद में वीडियो बनाना, तो समझ सकते हो शरीर को थोड़े आराम की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद कॉल इतने ज़्यादा आते हैं कि बता नहीं सकता हूँ आपको। तो साथियों प्रश्न संख्या 18 है, 18वां क्वेश्चन। इसलिए कोई भी साथी ये ना सोचे कि भाई एक या दो वीडियो ही डाल रहे सर, तो सर ने कहा था कि 4-5 वीडियो आएंगे, लेकिन साथियों मजबूरी समझा कीजिएगा आप भी, ठीक है। 2 वीडियो कंपलसरी आपके एग्जाम तक आएंगे, बीच बीच में मेगा टेस्ट भी आएंगे, निःशुल्क रहेगी हमेशा सभी चीज़ें, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परियोजना पद्धति के विकास को प्रभावित किया? सुकरात ने, जॉन ड्यूवी ने, पेस्टोलॉजी ने और कमेनियस ने। तो जो परियोजना पद्धति है इसके विकास को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन था साथियों? 18वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है उसको देख लेते हैं, आपके जॉन ड्यूवी। परियोजना पद्धति में नाम चलता है जॉन ड्यूवी का, और इसके बाद में एक और नाम आता है आपके किलपेट्रिक परियोजना विधि के जनक भी माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? जॉन ड्यूवी की करके सीखने की विचारधारा से, प्रयोजनवादी जो विचारधारा इनके द्वारा दी गई थी वहीं से। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे मित्रों, आपके 19वां प्रश्न है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, दोपहर, दोपहरों का समाहार, पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, कनकलता, कनक के समान लता। देखो समास विग्रह सही नहीं हुआ है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला बिल्कुल सही है साथियों। दोपहर, दोपहरों का समाहार दोपहर ही कहलाता है। कनकलता, कनक के समान लता ही होती है। लेकिन पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये गलत है साथियों। पतिव्रता का मतलब पति का व्रत लेने वाली स्त्री नहीं होती है। पतिव्रता, देखो पतिव्रता का जो समास विग्रह होता है वो है पति ही व्रत है जिसका, वो होती है पतिव्रता, ठीक है। तो तीसरे विकल्प में आपके समास का विग्रह सही नहीं हुआ है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 19 में सही है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है, कक्षा में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तावना के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, छात्रों का पूर्व ज्ञान मालूम करने के लिए, या छात्रों की सहायता से पाठ को विकसित करने के लिए। तो देखो जो कक्षा में हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछते हैं ये किस लिए पूछे जाते हैं? 20वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है साथियों, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कक्षा में छात्रों की सहायता से पाठ को विकसित किया जाता है, इसके लिए ही विकासात्मक प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे मित्रों, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुग्रह, मूर्छा, त्योहार और इनमें से सभी। तो शुद्ध अशुद्धि का जो आपके नया टॉपिक जुड़ा है, 101% क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। शब्द शुद्ध देखना है आपको, तो जो अनुग्रह शब्द है ये एक शुद्ध शब्द है। मुमूर्षा अशुद्ध है साथियों, त्योहार बिल्कुल अशुद्ध है, और इनमें से सभी तो बिल्कुल अशुद्ध, गलत ही हो जाएगा आपके, इसलिए आपके प्रथम विकल्प ही इसमें 21 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। तो चलिए आते हैं आपके 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें यहाँ रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति करनी है विकल्पों से के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है,
बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। तो समावेशी शिक्षा कहती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, न कि बच्चे को व्यवस्था के या परिवेश के अनुरूप। ये तीनों ही कथन गलत हैं, ओनली प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। तो 23वां क्वेश्चन, राम श्याम और मोहन खाना खा रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो देखो राम, श्याम और मोहन, ठीक है। यहाँ पर और शब्द तो आ रहा है बीच में, तो और को देख के संयुक्त मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि राम, श्याम और मोहन खाना खा रहे हैं, तीनों के द्वारा क्रिया एक ही की जा रही है। उद्देश्य अलग अलग है लेकिन क्रिया तो एक ही की जा रही है। तो साधारण वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो लेकिन उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है वो एक ही हो, तो वो साधारण या सरल वाक्य होता है। थर्ड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे साथियों। तो आपके 24वां क्वेश्चन ये देखिएगा, कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट, चार्ट्स, प्रतिरूप और चित्र। तो देखो सर्वाधिक उपयोगी की बात की जा रही है, दो तरह के दृष्टिकोण बन जाते हैं, या तो हम प्रतिरूप को सही करेंगे या फिर श्यामपट्ट को सही करेंगे। लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा उपयोग हम किसका करते हैं, किस सामग्री का करते हैं, श्यामपट्ट का करेंगे। क्योंकि अधिकतर यूँ मान के चलिए अध्यापक का जो सर्वाधिक कार्य होता है शिक्षण में वो श्यामपट्ट के ऊपर ही किया जाता है। साथियों श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि श्यामपट्ट हमेशा साथ देता है अध्यापक का हर चीज़ को समझाने में। विकल्प नंबर आपका एक सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो चलिए 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, इनमें से किसमें परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराजय, पराभव और परामर्श। तो परा उपसर्ग नहीं है साथियों। परामर्श में परा उपसर्ग है, पराभव में परा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है। लेकिन ये जो पराधीन शब्द है इसका जब हम अलग अलग इसको करते हैं तो इसमें पर उपसर्ग लगा हुआ है, पर प्लस अधीन शब्द क्या बन जाता है, पराधीन बन जाता है। पर का मतलब दूसरों के, ठीक है। पराधीन का मतलब क्या होता है, परतंत्र, दूसरों के अधीन रहना। तो शाब्दिक अर्थ भी ये निकल रहा है, बिल्कुल सही है ही है। प्रश्न नंबर 25 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे साथियों। तो आपके 26वां क्वेश्चन, अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का उससे अभ्यास कराया जाता है। तो यह कौन सी अध्यापन प्रणाली है? स्थूल अध्यापन प्रणाली, गहन अध्यापन प्रणाली, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली और व्यापक अध्यापन प्रणाली। देखो 26 में एक अध्यापक है अभ्यास के लिए थोड़े से समय के लिए, ठीक है, कम टाइम, छोटे से समूह को चुन रहा है वो और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का अभ्यास करा रहा है। तो साथियों इस प्रकार का जो शिक्षण है या अध्यापन प्रणाली है उसको हम सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 3 सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए देखेंगे 27वें क्वेश्चन को। आपके प्रश्न संख्या 27, किस क्रमांक में आव प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? बचाओ, तनाव, रखाव, लिखवा नहीं है यार, ये लिखाव है, लिखाओ, ठीक है। क्या है ये? लिखाओ। लिखवा ये तो भोजपुरी टाइप का शब्द हो गया साथियों। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लिखवा लिखा गया है, लिखना था लिखाओ, ठीक है। तो ये तो अलंकार जैसे भाषा बोल रहा हूँ मैं, लिखना था लिखाओ, लिखवा हो गया है। इस प्रकार अलग अलग जो चीज़ें साथियों, लिखाव है चौथा विकल्प। सीधी बात ये है, क्या है चौथा विकल्प? लिखाव है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 विकल्प है, बचाओ, तनाव, रखाव और लिखाओ। इनमें से आव प्रत्यय का सही प्रयोग लिखाव में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बचाव, तनाव, रखाव ये तीनों तो शुद्ध होते हैं लेकिन लिखाव नहीं होता है। लिखाव एक अशुद्ध शब्द है, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। या तो लिखना होता है, ठीक है, या लिखावट होता है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो चौथा विकल्प है लिखा वाला, इसमें आव प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चौथा विकल्प है आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां क्वेश्चन, देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सीखने के लिए किया जाता है? सस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन और लेखन। देखो लेखन में देखो और कह रहे हैं, लिखने का तो कोई काम ही नहीं है इस विधि में, तो लेखन तो आपका आंसर नहीं है।
कह रहे हैं तो मौन वाचन भी नहीं होगा, कहानी वाचन भी नहीं होगा, बल्कि इसका सैसोर वाचन वाला जो प्रथम विकल्प है, देखो और कहो विधि का प्रयोग सैसोर वाचन सीखने के लिए किया जाता है। विकल्प एक सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे साथियों। तो आपके 29वां क्वेश्चन जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है और ये टेस्ट आपके पूरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपदेशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो देखो, विराम चिन्ह के प्रकारों के अंतर्गत विवरण चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, लेकिन साथियों उपदेशक जैसा कोई चिन्ह नहीं होता है। इसलिए आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा साथियों। साथ में बता के जाइए कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको ये पेपर कैसा लगा हमें जरूर अवगत करा के जाए। तो देख लेते हैं अंतिम और 30वां क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत इनमें से आता है उसका चयन आपको करना है साथियों। आलोचनात्मक में हम आलोचना करते हैं, गुण दोष को देखते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं है। विश्लेषणात्मक प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, व्याख्यात्मक प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, बल्कि जो मिलान प्रश्न है ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही भेद है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये आज का हिंदी का गोल्डन पेपर 20 पूरा हुआ। इसके बाद में एक और वीडियो आ रहा है, उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।